हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा मैम और मैं लेके हाजिर हो चुकी हूं एनडीए 2024 एग्जाम के इंग्लिश सेक्शन के आंसर कीज लेके। आई होप आज का एग्जाम आप लोग का बहुत अच्छा गया हो। And I have been receiving a lot of feedback from different students who had been part of our, course and who had been my students for the long live class courses that I've been taking. And they've all been informing me that ma'am, the paper was really very easy, questions बहुत easy आए थे, and it truly was. एनडीए 2024 के एग्जाम में इंग्लिश सेक्शन से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे काफी इजी था, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं था। और बल्कि एक और चीज यहाँ पे हुआ था, वो है कि एनडीए 2024 के एग्जाम में जो भी टॉपिक्स पूछे गए थे, सेम टॉपिक्स एनडीए 2024 के एग्जाम में भी इंग्लिश सेक्शन से पूछा गया था। जी हाँ, बिल्कुल सही, कोई भी न्यू टॉपिक्स इस बार एनडीए के इंग्लिश सेक्शन में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। तो वो बहुत ही एक अच्छा, आई वुड से, इंप्रेशन था स्टूडेंट्स में, क्योंकि न्यू टॉपिक्स देखते ही स्टूडेंट्स के मन में थोड़ा सा डर लग जाता है कि ये तो बिल्कुल नया टॉपिक है, पता नहीं कैसे हम सॉल्व करेंगे। पर इस बार ऐसा कुछ भी नहीं था। बिल्कुल जो क्वेश्चंस लास्ट टाइम पूछा गया था, जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था, उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस दोबारा पूछा गया इस बार भी। क्वेश्चंस काफी इजी थे, और अगर आपने सही से क्वेश्चन ग्रामर और वोकैबुलरी प्रैक्टिस किया है, पढ़ के गए हो, रिवाइज करके गए हो, मेरे साथ लाइव क्लासेस में आप ज्वाइन करके एक साथ हमने जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए वो कर चुके हो, तो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा। एंड यू देयर इज अ हाई चांस दैट यू विल बी स्कोरिंग लॉट ऑफ मार्क्स इन द इंग्लिश सेक्शन। जी हाँ, 50 क्वेश्चंस में से इजिली 40 to 45 क्वेश्चन करेक्टली मार्क करके आना कोई भी बड़ी बात नहीं है आपसे। तो चलिए, बिना कुछ देरी किए हम लोग आंसर कीज देखना स्टार्ट करते हैं। फटाफट से आप आंसर कीज के जो क्वेश्चन पेपर्स है वो लेके रेडी हो जाइए। जो आंसर कीज आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो सेट सी को फॉलो करते हुए होगा, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। पहले मैं डायरेक्शंस आपको बताऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा कौन से टॉपिक से हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। एक और मजेदार चीज हुआ इस बार, वो है कि जो कभी भी इससे पहले नहीं हुआ, दैट इन एनडीए इंग्लिश सेक्शन व्हाट हैपेंस, टॉपिक का नाम मेंशन होता था, उसके बाद नीचे डायरेक्शंस होते थे और क्वेश्चंस देते थे। पर इस बार क्या हुआ, ऐसा कोई भी टॉपिक ने मेंशन नहीं किया गया, यानी आपको डायरेक्शंस पढ़ना ही होगा। यू कैन नॉट डू द शॉर्टकट ऑफ रीडिंग द टॉपिक एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड गोइंग टू द क्वेश्चन। डायरेक्शन पढ़ना होगा आपको, फिर आपको समझना है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है या कौन से टॉपिक से क्वेश्चन है, और फिर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो बस यही वो छोटा सा चेंज इस बार एनडीए के इंग्लिश सेक्शन में हम लोग देख सकते हैं। तो बिफोर वी स्टार्ट विद द आंसर की सोल्यूशन, मैं बता देना चाहती हूँ जो लोग आज का ये सेशन देख रहे हैं और अपने डिफेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे एसएसबी क्रैक एग्जाम्स लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस ऐप का लिंक मिल जाएगा, जिसको क्लिक करने पर आप प्ले स्टोर में राउट हो जाएंगे। वहां से आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने डिवाइस में। एक बार अगर आप डाउनलोड कर लिया आपको, उसके बाद आप कोर्सेज चेकआउट कर सकते हो। जो भी कोर्स में आपको इंटरेस्टेड फील हो, उस कोर्स को आप एनरोल करके अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सिर्फ कोर्सेस नहीं, हम लोग मॉक टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड करते हैं। ऑल्सो इफ यू आर एनरोलिंग टू एनी कोर्स, यूज द कोड बॉडी अटेंड, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिल सकता है कोर्स में और टेस्ट सीरीज में भी। अच्छा, देख लेते हैं एनडीए टू 2024 के एग्जाम का मार्किंग पैटर्न क्या था। आपको पता है कि एनडीए टू 2024 में दो पेपर से क्वेश्चन पूछा गया था। एक था मैथ्स पेपर और दूसरा था जीएटी यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट पेपर। मैथ्स में से 120 क्वेश्चंस पूछे गए थे और टोटल मैथ्स का जो पेपर का मार्क्स था वो था 300। हर क्वेश्चन को करेक्टली आंसर करने पे आपको 2.5 मार्क्स मिल रहे थे और 0.83 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग था मैथ्स के पेपर पे। बात करते हैं जीएटी पेपर का। जीएटी पेपर में कुल मिला के 150 क्वेश्चंस पूछे गए थे और टोटल जीएटी पेपर का मार्क्स था 600। हर एक क्वेश्चन को करेक्टली आंसर करने से आपको 4 मार्क्स मिल रहे थे और नेगेटिव मार्किंग मिल रहे थे 1.33 मार्क्स फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर इन जीएटी पेपर। ध्यान रखिए कि मार्किंग स्कीम जो है मैथ्स के पेपर और जीएटी पेपर में अलग अलग है, क्योंकि मैं देख रही थी बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कंफ्यूजन था कि मैम आप बोल रहे हो 4 मार्क्स, कहीं और बोल रहे हैं 2.5 मार्क्स। ऐसा नहीं है, मैथ्स में अलग है मार्किंग स्कीम, आप देख सकते हो, जीएटी में अलग है। ठीक है, अब बात करेंगे कि इंग्लिश में से कितने क्वेश्चंस आए थे। 50 क्वेश्चंस पूछा गया था और जीके से 100 क्वेश्चंस पूछे गए थे, यानी इंग्लिश सेक्शन का टोटल मार्क्स था 200 और जीके सेक्शन का टोटल मार्क्स था 400। ठीक है, अब हम देखते हैं एनालिसिस चार्ट पे चलते हैं हम लोग। जीएटी इंग्लिश के एनालिसिस चार्ट ऑफ एनडीए टू 2024 देखते हैं कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था। सो द टॉपिक्स व्हिच वर आस्क्ड इन एनडीए टू 2024 जीएटी इंग्लिश पेपर वर सेंटेंस कंप्लीशन, idioms and phrases, passage or comprehension, synonyms, close test,
एंटोनिम्स, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस एंड वर्ड क्लासेस। जी हाँ, बहुत बच्चों को स्पॉटिंग एरर से बहुत डर लगता है एंड फॉर्चुनेटली दैट टॉपिक डिडंट कम। तो जो लोग ग्रामर से बहुत डर रहे थे उनके लिए ये बहुत ही हैप्पी न्यूज है कि स्पॉटिंग एरर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। अच्छा, कितने क्वेश्चन आए थे? सेंटेंस कंप्लीशन से 10 क्वेश्चन पूछा गया था, इडियम्स एंड फ्रेजेस से 5, पैसेज से 5 क्वेश्चन, मतलब एक कॉम्प्रीहेंशन, एक पैसेज दिया गया था और उसके ऊपर 5 क्वेश्चंस थे। सिनोनिम से 5 क्वेश्चन पूछा गया था, क्लोज टेस्ट से में 10 ब्लैंक्स यानी 10 क्वेश्चंस का था। एंटोनिम से 5 क्वेश्चन पूछा गया था, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस से 5 और वर्ड क्लासेस से 5 क्वेश्चन। लास्ट टाइम सेंटेंस कंप्लीशन और वर्ड क्लासेस, ये दो टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया गया था एनडीए 1 2024 के इंग्लिश सेक्शन में। दो टॉपिक्स फिर से रिपीट हुआ है इस बार भी, और आप देख सकते हैं कोई भी नया टॉपिक यहाँ इस बार इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। So now with that we have seen the analysis chart, we have seen the marking scheme. Now we will start seeing the answer keys. तो आप लोग रेडी हो जाइए अपनी क्वेश्चन पेपर लेके, जब तक हम आंसर कीज डिस्कस करेंगे। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, मैं सेट सी को फॉलो करते हुए आंसर कीज आपके साथ डिस्कस करूंगी। फर्स्ट टॉपिक का डायरेक्शंस पढ़ते हैं टू नो व्हाट द टॉपिक वी आर गोइंग टू लुक इनटू। Each of the following items in this section consist of a sentence, the parts of which have been jumbled. These parts have been labeled P, Q, R, and S. Given below each sentence have 4 sequences, namely A, B, C, and D. You are required to rearrange the jumbled parts of the sentences and mark your response accordingly. यानी हम लोग जो पहला टॉपिक सॉल्व करने जा रहे हैं वो है ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। काफी इजी और स्कोरिंग टॉपिक है। मैंने आपको कहा भी था महामैराथन सेशन और लाइव क्लासेस में भी कि इस टॉपिक से आपको सारे क्वेश्चन का आंसर करेक्ट करके आना है, और जो क्वेश्चंस दिया गया है इस टॉपिक से इस बार वो भी काफी इजी थे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, यह है पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, RPSQ। द सेंटेंस विल बी द राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE mandates good quality elementary education conforming to the standards and norms specified in the act as a fundamental right of all children. Next question. The second question का आंसर होगा ऑप्शन ए, QRSP। Music not only relieves the burden on children and the young but also alleviates the conflicts and disputes in their mind. Third question from this topic. इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, QRPS. Antarctica is a continent nearly twice as large as Australia, but it is virtually covered by a dome-shaped ice sheet nearly 2 miles thick. Next question. इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, SRQP. The G20 was formed in 1999 as a forum of finance ministers and central bank governors in recognition of the fact that there was a major shift in the global economic weight from the advanced economies. Moving on to the fifth and the last question from ordering of words topic. Aquaculture, the answer for this question will be option A, SRPQ. India is the third largest fish producing and the second largest aquaculture nation in the world, and India's products are exported to many nations. देख सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन था, एंड आई होप आप लोगों ने सही आंसर करके आए हो इस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, each of the following sentences has word or words underlined. Read the sentence carefully and find which word class the underlined word or words belong or belongs to. Indicate your response on the answer sheet accordingly. So now we are going to solve questions from the topic of word classes. आप लोग अपनी क्वेश्चन पेपर में word classes टॉपिक पे मूव ऑन कर सकते हैं। वेरी वेरी इजी टॉपिक, अगेन सबसे इजी सबसे स्कोरिंग टॉपिक है ये। अगेन आई वुड सजेस्ट यू एंड आई थिंक दैट ऑल ऑफ यू हैव answered all the question from this topic correctly. First question. Adders are the only poisonous snakes found across Britain. Adders are underlined. आपको बताना है adders क्या है, noun, adjective, adverb या determiner. इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन है noun. Adders एक snake का नाम है, so adders are noun. Next. She spoke to him once since he has been in town. Since is underlined. आपको बताना है since क्या है, adjective, adverb, conjunction, preposition. Now यहाँ पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है that since can be an adverb, जो कि होता है। since बिल्कुल adverb होता है, लेकिन इस केस में since adverb नहीं है। इस केस में since conjunction है, क्योंकि since यहाँ पे दो सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है। What are the two sentences? She spoke to him once and he has been in town. तो since here is a conjunction. तो आपका आंसर होगा ऑप्शन C. Next question. I don't really want to go. Besides, it's too late now. Now is underlined. आपको बताना है now क्या है यहाँ पे, adjective, adverb, preposition, conjunction.
नाउ लेट को मॉडिफाई कर रहा है, लेट एडजेक्टिव है, एंड जो वर्ड एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब। तो नाउ यहाँ पे एडवर्ब है, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट दैट मैन ओवर देयर, दैट इज अंडरलाइन, दैट आपको क्या, दैट क्या है, एडवर्ब, कंजंक्शन, डिटरमाइनर, आर्टिकल। तो यहाँ पे ऑब्वियसली दैट किसी एक इंसान को पॉइंट कर रहा है, सो दैट इज बेसिकली अ डिटरमाइनर हियर, सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेन इज रेडी फॉर टेक ऑफ, टेक ऑफ इज अंडरलाइन, आपको बताना है टेक ऑफ क्या है, नाउन, कंजंक्शन, वर्ब, जीरान। आई नो मेजोरिटी ऑफ यू और मोस्ट ऑफ यू मस्ट थिंक दैट टेक ऑफ वर्ब है, पर टेक ऑफ वर्ब नहीं है, टेक ऑफ इज एक्चुअली अ नाउन। ठीक है, सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ओके, अगर हम यहाँ पे देखते द प्लेन टुक ऑफ और टेक्स ऑफ ऐसे लिखते तो फिर यहाँ पे ये वर्ब होता, लेकिन टेक ऑफ जब हाइफिनेटेड होता है, देख सकते हैं टेक और ऑफ के बीच में हाइफिन है, जब हाइफिनेटेड होता है तब ये नाउन का रोल प्ले करता है, और वर्ब का रोल अगर ये प्ले करेगा तो हाइफिन नहीं होगा बीच में। ठीक है, दिस इज द इजिएस्ट वे टू आइडेंटिफाई कि वर्ब है या नाउन है। ठीक है, तो यहाँ टेक ऑफ नाउन है, ए विल बी द राइट आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, each item in this section consists of a sentence with an underlined word followed by 4 words or group of words. Select the option that is opposite in meaning to the underlined word and mark your response on the answer sheet accordingly. यानी अब हम सॉल्व करेंगे एंटोनिम्स टॉपिक से क्वेश्चंस। तो आप लोग एंटोनिम टॉपिक पे मूव ऑन कर जाइए। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ऑल ह्यूमन बींग्स आर फॉलिबल, फॉलिबल इज अंडरलाइंड, आपको बताना है फॉलिबल का एंटोनिम यानी ऑपोजिट क्या होगा। ऑप्शन में है फ्रेल, एरिंग और अर्रिंग, whatever you want to pronounce, mortal and perfect। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, परफेक्ट। फॉलिबल का मतलब है एरिंग, जो गलती कर सकता है, एरिंग और अर्रिंग। ठीक है, फ्रेल का मतलब है वीक, यहाँ पे एरिंग आप देख सकते हो, इट इज अ सिनोनिम ऑफ फॉलिबल। मॉर्टल का मतलब है somebody और something which can die, डेथ के साथ फॉलिबल फ्रेल का कोई लेना देना नहीं है, तो आंसर परफेक्ट होगा। परफेक्ट मतलब जो गलती कभी कर ही नहीं सकता, ऑपोजिट है ये, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज वर्ड्स वर वेग, वेग इज अंडरलाइंड, आपको वेग का एंटोनिम बताना है। ऑप्शन में आइडेंटिकल, ऑब्सक्योर, प्रिसाइज एंड इम्परसेप्टिबल। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रिसाइज। वेग का मतलब है अनक्लियर, आइडेंटिकल का मतलब है सिमिलर और सेम, ऑब्सक्योर का मतलब है ऑल्सो अनक्लियर, यहाँ पे हमें एंटोनिम चूज करना है, सिनोनिम नहीं, तो बी आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा। और इम्परसेप्टिबल का मतलब है जो समझ में ना आए, ऑल्सो मीन्स अनक्लियर। तो प्रिसाइज मतलब विच इज एक्यूरेट, जो समझ में आए, सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी परफॉर्म्ड ऑल हर ड्यूटीज कंसाइंटियसली, कंसाइंटियसली इज अंडरलाइंड, आपको बताना है कंसाइंटियसली का एंटोनिम। ऑप्शंस में एसिड्यूअसली, केयरलेसली, पेन्सटेकिंगली, स्क्रूपुलसली। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, केयरलेसली, क्योंकि बाकी जो ऑप्शंस है एसिडुअसली, पेन्सटेकिंगली, स्क्रूपुलसली, सब सिनोनिम है कंसाइंटियसली का। कंसाइंटियसली का मतलब है जब आप एफर्ट लगा के अपने दिल से कोई काम करते हो, ठीक है, प्रॉपरली केयरफुली काम करते हो, तो कॉन्सेंटियसली आप वो करते हो। सिमिलरली एसिडुअसली, पेन्सटेकिंगली, स्क्रूपुलसली का मतलब सेम है। यहाँ पे केयरलेसली इज द ओनली एंटोनिम। ओके, बी इज द राइट आंसर। Next, these risks are incidental to the work of a firefighter. Incidental is underlined. Incidental का antonym क्या होगा? Essential, adventitious, serendipitous या subsidiary. तो incidental का मतलब है minor, something that is of very least importance. ठीक है, बहुत कम important जो है, secondary बोल सकते हैं, minor बोल सकते हैं। तो इसका opposite हो जाएगा something that is very important, in other words essential। तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बाकी वर्ड्स का भी मतलब जान लेते हैं। सब्सिडियरी मीन्स माइनर, सेरेंडिपिटस ऑल्सो मीन्स माइनर। ओके, सेरेंडिपिटस ऑल्सो मीन्स बाय चांस। ठीक है, समथिंग दैट हैपेंस बाय चांस। एंड एडवेंटेशियस मीन्स समथिंग दैट इज अनप्लान्ड, बिना प्लानिंग का अगर कुछ होता है अनप्लान्ड। ठीक है, so these are not related actually to the word. A is the right answer. Next question, she has always been disdainful of poor people. Disdainful is underlined, आपको बताना है disdainful का antonym क्या है। ऑप्शंस में reverential, derisive, supercilious, insolent। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन है reverential। disdainful का मतलब है contemptuous और scornful, it's a negative word। opposite will be reverential, reverential मतलब respectful। ठीक है, अच्छा डिराइसिव है डिस्डेनफुल का सिनोनिम,
सुपरसिलियस ऑल्सो मीन्स द सेम थिंग, स्कॉर्नफुल, कंटेम्पचुअस, और इंसोलेंट का मतलब है रूड। तो आंसर आपका ए हुआ। तो ये थे एंटोनिम्स टॉपिक से क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर मूव ऑन करेंगे। इसका डायरेक्शंस पढ़ लेते हैं। इन दिस सेक्शन यू हैव अ शॉर्ट पैसेज। After the passage, you will find some items based on the passage. Read the passage carefully and answer the items based on it. You are required to select your answers based on the contents of the passage and the opinion of author only. यानी अब हम लोग सॉल्व करेंगे comprehension से question. So you, all of you, please move on to the comprehension topic. Comprehension में जो passage दिया गया था वो है ये very easy passage. ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं to know what was the passage all about. We live in a time when globalization is rapidly encompassing travel, information, trade, and investment. The internet ties people together in ways unimagined a few years ago. The globalization of health, however, remains an elusive goal, similar to the globalization of economic well-being. Laurie Garrett, in The Coming Plague, describes an unwelcome form of globalization, the globalization of disease. Garrett examines the recent history of emerging diseases such as AIDS, Ebola, hantavirus, Rift Valley fever, Legionnaire's disease, and others. She also explains the resurgence of familiar diseases like tuberculosis, cholera, and pneumonia as a consequence of the widespread and unwise use of antibiotics. Many of the new diseases are clearly linked to changes in land use, which brings humans into close contacts with rodents or other animals that harbor viruses previously unknown to medicine and often deadly to humans. Resurgent diseases, by contrast, are a creation of our medical practice. By treating people with antibiotics without restraint, we unknowingly select strains that are immune to the antibiotics and that pass on their resistant genes to unrelated bacteria by way of plasmid transfer. The heroes of our book are the women and men on the front lines of epidemiology. Garrett makes a plea for a greater commitment from our universities, medical schools, and government agencies to train workers who will be capable of recognizing new diseases and who will be able to move about equally well in the laboratory, the hospital, and the field in pursuit of knowledge and public health intervention around the world. तो चलिए अब हम लोग solve करेंगे question from this passage. First question from this passage was, what according to the passage is the unwelcome form of the globalization? Number one, globalization of the diseases. Number two, elusive goal of globalization. Number three, history of fatal diseases. Number four, selective use of antibiotics. Select the correct answer using the code given below. So, इस question का answer A होगा, one only. The unwelcome form of globalization was only globalization of the disease. Next question. According to the passage, globalization of health has become imperative due to the globalization of diseases, public health intervention, the creation of new medical systems, the indiscriminate use of antibiotics. It will be option A, the globalization of diseases. Third question from the passage. According to the passage, resurgent diseases are affected by medical practices, overuse of antibiotics, emergence of new strains. Select the correct answer using the code given below. इस question का answer होगा option D, all the three, 1, 2, and 3. Okay. Next one, according to the passage, many new diseases are emerging due to change in land use because humans are coming in contact with unfamiliar viruses, urbanization makes pathogens proliferate, humans become adaptive and pass on their genes to related bacteria by way of plasmid transfer, or humans are inadvertently releasing new viruses. Answer will be number A, humans are coming in contact with unfamiliar viruses. Next question and the last one from this passage, what is the meaning of the word epidemiology in the passage? The historical study of the spread of disease, the scientific study of the spread and control of diseases, the scientific study of the invention and uses of drugs, the scientific study of the uses of drugs. Answer will be option B. Epidemiology is the scientific study of the spread and control of diseases. Now we will move on to the next topic. For that, we have to read the directions to know what it is. Each item in this section consists of a sentence with an underlined word, followed by 4 words. Select the option that is nearest in meaning to the underlined word and mark your response on the answer sheet accordingly. So now हम लोग synonym topic से question solve करेंगे. तो चलिए हम लोग चलते हैं synonym topic की ओर. First question from the synonym topic. Sages and seers have cautioned that the path towards enlightenment is full of illusory traps. Now cautioned is underlined. आपको बताना है cautioned का सिनोनिम क्या है? ऑप्शन है रीजन, एडमिटेड, वांट, रिफ्यूज. कॉशन मतलब जब वो आपको चेतावनी देते हैं. इन अदर वर्ड्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. cautioned means warned. Next question. The officer reported the details of the mission in a monotonous manner. Monotonous is underlined. What is the synonym of monotonous? Dull, happy, disturbed, or enthusiastic? It will be option A, dull. Next question.
There are many elusive questions in philosophy. Elusive is underlined. आपको बताना है elusive का synonym क्या है. Options are clear, baffling, paramount, truthful. Answer will be option B, baffling. Elusive का मतलब है something which cannot be understood, जो समझ में ना आए. Baffling. Next, cleaning this mess is a mammoth task. Mammoth is underlined. आपको बताना है mammoth का synonym क्या है. Options are huge, quick, easy and intelligent. Answer will be option A, huge. Mammoth मतलब बहुत बड़ा, huge. Next one, the police department's image was tarnished after the high profile murder case. Tarnished is underlined. आपको बताना है tarnished का synonym क्या है. Enhanced, tainted, restored or assigned. इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, tainted. tarnished का मतलब दाग लग गया, मतलब किसी का रेप्यूटेशन खराब हो गया, उसको हम कहते हैं tarnished, means spoiled. So option B, tainted will be the right answer. Now moving on to the next topic. Each of the following items features one part of a sentence followed by 4 alternatives. Complete the sentence by choosing the correct alternative. अब आ गया sentence completion, जो कि इससे पहले NDA 1 2024 में इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसका रिपीटेशन इस बार भी हुआ है. तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या है. First question from sentence completion. Preeti suggests that I asked your advice, that I had asked your advice, that I can have asked your advice, that I ask your advice. इसका आंसर होगा ऑप्शन डी. Preeti suggests that I ask your advice. Next question. We saw the older of all monuments in the city, the old of all monuments in the city, the oldest monument in the city, and oldest of all monuments in the city. Answer will be option C. We saw the oldest monument in the city. Next, since you have been touring all day, you must be tired, you ought to have been tired, you could have been tired, you might not be tired. Answer will be option A. Since you have been touring all day, you must be tired. Next, his condition is serious, but it should be worse, it ought to be worse, it could be worse, it had been going to be worse. Answer होगा option C. His condition is serious, but it could be worse. Next question. I hope the bus comes soon because we waited for half an hour. We have been waiting for half an hour. We waiting for half an hour. We could have been waiting for half an hour. इसका आंसर होगा ऑप्शन बी. I hope the bus comes soon because we have been waiting for half an hour. Next one. Someone has spilt juice on the sofa, should have spilt juice on the sofa, have spilt juice on the sofa, would spilt juice on the sofa. For this, the answer will be option A. Someone has spilled juice on the sofa. Next question. What would you do if you found your lost toy? If you will have found your lost toy. If you would found your lost toy. If you have find your lost toy. इसका आंसर होगा ऑप्शन ए. What would you do if you found your lost toy? सब पूरा सेंटेंस सिंपल पास्ट में रहेगा. Next question. If I were you, subjunctive mood का क्वेश्चन है. If I were you, I shouldn't buy that dress. I wouldn't buy that dress. I weren't buying that dress. I mustn't buying that dress. इसका आंसर होगा ऑप्शन बी. If I were you, I wouldn't buy that dress. Next question. I wish I could help you. I ought to help you. I did help you. I must help you. इसका आंसर ऑप्शन ए होगा. I wish I could help you. Next one. The efforts of the security services have not been quite up to the incredibility, uptake, uptight, up to the mark. Answer will be option D. The efforts of the security services have not been quite up to the mark. Now, the next topic have come. Let us see what this topic is. Given below are some idioms or phrases followed by 4 alternative meanings to each. Select the response A, B, C or D, which is the most appropriate meaning, and mark your response on the answer sheet accordingly. आप लोग idioms and phrases के topic पे चले जाइए. इस topic से हम अब question solve करेंगे. First question from this topic was a white lie. What is a white lie? White lie क्या है? White lie है वो झूठ जो हम किसी को बचाने के लिए या किसी के भले के लिए कहते हैं. So white lie is option D, a lie that you tell to avoid hurting someone. So D will be the right answer. Next question, bad blood. Bad blood का मतलब है fights, hostility. ठीक है? So इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, feelings of hatred between people. Next question, count your blessings. मतलब जो आपके पास है, जो अच्छी चीज आपको अपने लाइफ में मिला है, उसके बारे में सोचो. इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, टू बी ग्रेटफुल फॉर गुड थिंग्स इन योर लाइफ. नेक्स्ट वन, हैव द लास्ट लाफ. इसका मतलब है कि अगर आपको कोई नीचा दिखाए या आपको किसी ने बोला कि आपसे नहीं होगा और उसके बावजूद भी सब लोग जब आपके विरोध में थे,
उसके बावजूद भी आप कोई काम पे सफलता हासिल करते हो या जीत जाते हो, देन यू हैव द लास्ट लाफ। इसका मतलब क्या है? ऑप्शन बी, टू सक्सीड when others thought that you would not. So B will be the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिट ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस का मतलब है जब आप किसी पक्ष में नहीं हो, आप न्यूट्रल रहना चाहते हो या आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि किस पक्ष में जाना है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर तो नहीं दिया गया है, लेकिन आपका आंसर सी होगा, टू डिले मेकिंग अ डिसीजन। जब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो किस साइड में जाना है, यू आर सिटिंग ऑन द फेंस, यू आर इन द मिडल and you are confused. So to delay making a decision, C will be the right answer. Moving on to the next topic and the last one, because जितने भी topics NDA में पूछा गया है वो सारा complete कर चुके हम, and we are left with the last topic. So let's know what this last topic is about. In this section, there's a passage that has some blank spaces, each with 4 words or group of words. Select whichever word or group of words you consider the most appropriate for the blank space and indicate your response on the answer sheet accordingly. तो हम अब solve करेंगे close test या close comprehension से question. पहले हम passage पढ़ेंगे, उसके बाद एक एक करके हम blanks का आंसर देखेंगे. So let's read the passage together. Most of our food comes from agriculture, so we tend to believe that it is dash of natural biota. This is not true. In nature, in nature, dash plants and animals dash to the rigors of natural selection. Only the fittest survive. Dash wild populations have numerous traits for competitiveness, resistance to parasites, dash to adverse conditions, dash other aspects of vigor. In contrast, populations grown for many dash under the pampered conditions of agriculture tend to lose these traits because they dash for production, not resilience. For example, a high producing plant dash lacks resistance to drought is dash and the resistance to drought is ignored. Also, in the process of breeding plants for maximum production, all genetic variation is eliminated. ठीक है, यहाँ पे बेसिकली एग्रीकल्चर के साथ वाइल्डनेस का एक कंपैरिजन हो रहा है. स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट ब्लैंक के साथ. मोस्ट ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर, सो वी टेंड टू बिलीव दैट इट इज द फर्स्ट ब्लैंक विल हैव इट्स आंसर एज ऑप्शन ए, दैट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचुरल बायोटा. हमें लगता है कि एग्रीकल्चर से हमें ज्यादातर फूड आता है, खाना आता है हमारा एग्रीकल्चर से, और उसमें कुछ नेचुरल चीजें नहीं रहता. ओके, this is not true. So independent of, A is the right answer. Moving on to second blank. In nature, dash plants and animals. Answer होगा option B. Both plants and animals dash to the rigors of natural selection. Option D will be the answer for third blank. Are continuously subjected to the rigors of natural selection. Moving on to the fourth blank. Only the fittest survive. Dash. Option A will be the right answer. Consequently, as a result, क्या होता है? Wild populations have numerous traits for competitiveness, resistance to parasites. Now moving to fifth blank. Tolerance to adverse conditions. B will be the right answer for fifth blank. Tolerance to adverse conditions. Now moving on to sixth blank. And other aspects of vigor. So A will be the right answer for the sixth blank. And other aspects of vigor. Moving on to seventh blank. In contrast, populations grown for many generations. For the seventh blank, the answer will be option D. Grown for many generations. Under the pampered conditions of agriculture, tend to lose these traits because they, moving to eighth blank, dash for production, not resilience, because they are selected for production, not resilience. So C will be the right answer for the eighth blank. Are selected for production, not resilience. Moving to ninth blank. For example, a high producing plant dash lacks resistance to drought. A high producing plant that lacks resistance to drought. So C will be the right answer for the ninth blank. That lacks resistance to drought. Moving on to 10th blank. Okay, the last one is dash and the resistance to drought is ignored. Is irrigated and the resistance to drought is ignored. So the last blank will have its answer as B, irrigated. So I hope that you have got all the answers to the 50 questions that have been asked from the English section of NDA 2 2024 exam. And I want you to comment in the box below how many questions you were able to answer correctly and how many you were not been able to answer, along with how many you skipped. Also मैंने सेशन के बिगिनिंग में आपके साथ मार्किंग स्कीम भी शेयर की थी.
तो इस मार्किंग स्कीम के तहत आपको मैं सजेस्ट करूंगी अपना मार्क्स कैलकुलेट करना, सो दैट यू नो वेयर यू स्टैंड आउट ऑफ द 200 marks of English section of NDA 2 2024 exam, and let me know in the comments below. इसके साथ मैं इस सेशन को एंड करूंगी, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से ये बोलना चाहती हूँ, जो लोग एनडीए 2025 के लिए तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल हो चुका है हमारे ऐप में। तो आज ही हमारे एसएसबी क्रैक एग्जाम्स ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, एंड देन यू कैन गेट होल्ड ऑफ दिस कोर्स, एनरोल टू इट एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ। इसके साथ साथ जो लोग आज एनडीए 2024 के एग्जाम दे चुके हो, आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट स्टेप दैट यू नीड टू सक्सीड, एंड दैट इज एसएसबी इंटरव्यू। उसके लिए हमने कोर्स लॉन्च कर लिया है, आपको ये कोर्स एनरोल करना है और 3 सितंबर से हमारे लाइव क्लासेस में जुड़ जाना है, क्योंकि सितंबर का लाइव बैच 3 सितंबर से स्टार्ट होने जा रहा है फॉर योर एसएसबी इंटरव्यू प्रिपरेशन। ओके, और जो लोग और बाकी डिफेंस रिलेटेड एग्जाम्स देना चाहते हैं उसके लिए भी कोर्सेस आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे। डू चेक देम आउट एंड गेट योरसेल्फ एनरोल्ड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूज द कोड warrior10 while you are enrolling to get a 10% off on these courses. So I hope that the session has been quite useful for you, that you have got an idea of how many questions you were able to answer correctly. As I said, questions बहुत easily पूछा गया था, और अगर आप थोड़ा सा पढ़ के गए थे, which I know that all of you had done, आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। Out of 50, it is very easy to perfectly answer 40 questions out of 50, right? इतना easy question था, no new topics were added, so everything was picture perfect in the English section. Let me know how was your exam today, and also let me know how much marks you are scoring. Till then, I'll see you next, and you have to need to stay tuned with us. So everyone, enjoy and relax your day, and I'll see you very soon. Jai Hind. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।